हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेरी सॉरी फॉर द डिले। आप ही के जैसे कुछ पेशेंट्स थे, आज आए हुए थे, बहुत दूर से आए थे, तो उनको देखना जरूरी था। सो और देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार। हमारा आज का वेबिनार है इनफर्टिलिटी के ऊपर। जैसे कि बहुत सारे पेशेंट्स जो है हर बार हमारे साथ ज्वाइन करते हैं और हम इनफर्टिलिटी पे बात करते हैं। तो आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे डिस्कस करूंगी, जो अभी मेरा रिसेंट केस जो अभी मैंने देखा है। तो उसको ही थोड़ा सा मैं ब्रीफ करते हुए करती हूँ। उनकी भी मेरी वेबिनार में बात हुई थी। तो आपको एक चीज बताती हूँ कि आज हम ना थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि किस केस में हमें सर्जरी करानी चाहिए, किस केस में हमें सर्जरी नहीं करवानी चाहिए। अब देखो, इनफर्टिलिटी के ना बहुत सारे कॉजेज हैं। मेन कॉज अगर हम इसमें देखें तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस या वजाइनल इन्फेक्शंस तो है ही। पर अगर हम उसको साइड करते हैं तो कहीं ना कहीं यूट्राइन फाइब्रॉइड्स या फिर सिस्ट को, एंडोमेट्रियोसिस को, एडिनोमास को कहा जाता है कि ये बहुत बड़ा कॉज है जो कि इनफर्टिलिटी कॉज करता है। तो डॉक्टर प्रीति मैम भी कई बार इस बारे में बात कर चुकी हैं और वो बहुत अच्छे से क्लियर भी करती हैं कि फाइब्रॉइड्स जो हैं वो ज्यादातर, मतलब 70% तक वो इनफर्टिलिटी कॉज नहीं करते हैं। और अगर किसी को एंडोमेट्रियोसिस है या एडिनोमा वगैरह है तो वो भी बहुत ज्यादा कोई इनफर्टिलिटी जो है वो कॉज नहीं करते हैं। तो होता क्या है, उस केस में लोग सर्जरीज पहले प्लान कर लेते हैं। आप मेरी बात सुनो कि दिस इज द यूट्रस, राइट। अब इस यूट्रस में आपको इम्प्लांटेशन करानी है एम्ब्रियो की, ठीक है। तो अगर वहां पर कोई भी इरिटेटेड कोई चीज होगी, यानी कि अगर यहाँ पे कोई क्यूरेटेज, बार बार डीएनसी करा के अगर कोई यूट्रस की जो इंटरनल लेयर है वो खराब हो चुकी है, या फिर अगर वहां पे कोई इन्फ्लामेशन है, एंडोमेट्रियोसिस है, या फिर अगर आप वहां पे कोई बड़ा कट लगा के सर्जरी कर चुके हो, तो आपको क्या लगता है कि उस इरिटेशन की वजह से क्या एक फीमेल नेचुरली कंसीव कर सकती है? बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी चीज को एक बार छेड़ देते हो, लेट्स से कि कहीं चोट लग गई, किसी के हाथ पे चोट लग गई और डीप कट लग गया, तो आपने देखा होगा कि वो सालों साल उसका निशान पड़ा रहता है। और हीलिंग भी कईयों की लेट होती है। कई लोग 6 महीने साल तक बोलते रहते हैं कि यहाँ स्टिच लगे थे, बट अभी हल्की हल्की कभी कभी दर्द होती है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यूट्रस को आप पूरा एक बड़ा जो है ओपन सर्जरी करके जब आप उसमें प्लान करोगे तो कैसे उससे नेचुरली कंसीव हो जाएगा? तो कोई भी पेशेंट जिसने एक बार भी कंसीव नहीं किया है और वो उम्र में कम है, तो उनको सर्जिकली नहीं जाना चाहिए पहले, अनटिल और अनलेस वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना हो। उस केस में अगर सर्जरी ऑप्ट करनी चाहिए तो भी आपको लेप्रोस्कोपिक या फिर बेस्ट सर्जरी करानी है तो रोबोटिक सर्जरी करवानी चाहिए। क्योंकि मिनिमम इन्वेजन होगा, मिनिमम कट लगेगा, मिनिमम ब्लड लॉस होगा, और हीलिंग भी आपको फ्यूचर में मिनिमम ही करनी पड़ेगी। इतने बड़े कट की हीलिंग और इतने से कट की हीलिंग में जमीन आसमान का फर्क होता है। और आपका जो फर्टिलिटी है वो अच्छी मेंटेन्ड रहती है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हमें किसी केस में ये नहीं कराना चाहिए। कभी कभी कुछ पेशेंट को एक्टोपिक भी प्रेगनेंसी हो जाती है और उसमें भी कभी कभी सर्जिकल इंटरवेंशंस करनी पड़ती है। तो भी कभी कभी बहुत मेजर सर्जरी समटाइम्स किसी केस में, जब बहुत लॉन्ग पीरियड में नहीं जो है किसी का जो है वो पता चलता कि भाई ये एक्टोपिक है और जो बच्चा है वो साइज में बड़ा हो जाता है, तो उस केस में जब बर्स्ट हो जाए ट्यूब तो उसमें हमें ओपन सर्जरीज करनी पड़ती हैं समटाइम्स। बट जब जो चीज आपके हाथ में है तो उसमें आप इन चीजों में क्यों करवाते हो? तो अब से नहीं करवाना है। और अगर आपको डाउट भी लगता है ना कि हमें ये सजेस्ट किया है, तो एक बार प्लीज आप कंसल्ट जरूर कर लें। क्योंकि आपका शरीर है और आपने खुद ही बेबी कंसीव करना है और उसको डिलीवर भी करना है। तो उसके लिए यूट्रस का बिना किसी छेड़ाछाड़ी वाला यूट्रस होना चाहिए आपका, राइट। सो कुछ भी करने से पहले हजार बार सोचें। क्योंकि एज कम होने के कारण भी हमें अगर ये सारी चीजें, अब देखो ना, कोई 25 साल 26 साल में अगर कोई फाइब्रॉइड का सर्जरी करा ले, वो भी ओपन करा ले, तुम क्या मतलब आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो कितनी जल्दी कंसीव करेगी?
फिर आप 2-2 3-3 महीने बाद ट्राई करना शुरू कर देते हो। और ट्राई करना, अब देखो ना, ऑलरेडी कट लगा हुआ है, अभी उसकी हीलिंग नहीं हुई है, तो फिर आप कंसीव कर रहे हो और 2 4 5 महीने में फिर से पेट बड़ा हो जाएगा, तो आप उस स्टिच को हील कैसे करोगे? एक बार सिजेरियन कराने के बाद भी खुद डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि 3 साल तक आपको कंसीव नहीं करना। और फिर भी अगर आप ऐसी सर्जरीज कराने के बाद आप प्लान कर रहे हो और फिर डिमोटिवेट भी हो रहे हो कि भाई हमें एक तो कंसीव नहीं हो रहा है ना, और उसके बाद होने के बाद जब हाई रिस्क प्रेगनेंसीज के अंदर आप आ जाते हो और फिर कोई मिसकैरेज और इन सब की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, तो इसमें आपकी गलती है, डॉक्टर की गलती नहीं है। आपको खुद अपने शरीर के बारे में सोचना चाहिए। जब आपकी कोई मेजर सर्जरी होती है तो आप बेड रेस्ट करते हो ना कुछ टाइम तक, आप ध्यान रखते हो ना। तो जब बच्चा पैदा करने की बात आती है तो मेजर सर्जरी के बाद तुरंत प्लान करना क्यों शुरू कर देते हो कि नहीं अभी हम स्टार्ट कर देंगे जी प्लान करना? पहले हेल्दी तो होने दो, शरीर को हीलिंग तो होने दो अच्छे से, उसके बाद ही तो नेक्स्ट प्लान करोगे। सो इनफर्टिलिटी के कॉजेज हैं, उनको ठीक किया जा सकता है, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। बट कुछ ऑप्शंस हमारे बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते, बट किसी केस में हमें करने भी पड़ते हैं ताकि लाइफ सेव हो सके और बहुत सारी और अदर कॉम्प्लिकेशन से हम बच सके। तो आपको ये चीजों पर भी ध्यान देना होता है। अब बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो हमें क्वेश्चन करते हैं कि मैम हमारा जो है यूनिकॉर्नेट यूट्रस है, फाइब्रॉइड भी है, तो हमें क्या करना चाहिए? देखो, अगर हम शेप की बात करें तो शेप से बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। लास्ट टाइम भी हमारा जब डॉक्टर प्रीति मैम के साथ डिस्कशन हुआ था तो उसमें भी कोई सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती। दूसरी बात है, फाइब्रॉइड है तो फाइब्रॉइड भी अगर 5 सेंटीमीटर से नीचे है तो उसमें भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो और हमें फैक्टर्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, देखना चाहिए, ताकि हम उस पर काम कर सकें। बट एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि नेचुरली अगर अगर किसी भी फीमेल को कंसीव करना है तो जो इजैकुलेशन है वो आपके वजाइना में रहेगी, और वजाइना से वो सर्विक्स तक ट्रैवल स्पर्म्स खुद से करते हैं और फिर वो आगे प्रोसीड करते हैं। समटाइम्स इन्फेक्शन की वजह से अगर सर्विक्स प्रॉपरली ओपन ना हो, या फिर एक उसको पैसेज ना मिले, या सर्विक्स पर ही कोई इन्फ्लामेशन हो रखी हो, या इरोजन्स हो रखे हो, इन्फेक्शन की वजह से कोई इरिटेशन हो पेशेंट को, इचिंग हो, इंटरनल इचिंग हो, या वजाइनल डिस्चार्जेस हो, कईयों को बड़े भयानक यीस्ट इन्फेक्शंस हो जाते हैं। ऐसे केस में जो है अंदर स्पर्म्स ट्रैवल ही नहीं करते और सारे पैरामीटर नॉर्मल होते हैं, उस केस में आपको अंदर वजाइनल क्लिनजिंग कराने की जरूरत पड़ती है, जो कि आयुर्वेद में योनि धावन प्रक्षालन से किया जाता है। उसमें हम पूरी वजाइना को अच्छे से क्लीन करते हैं, और अगर कोई हमें सर्विक्स में कोई दिखता है इन्फ्लामेशन तो उसको हम हील भी करते हैं। हमारे पास पेशेंट आते हैं, मैं उनकी प्रीवियस फोटोग्राफ देती हूँ उनको कि दिस इज द कंडीशन इनसाइड, और अभी इसके बाद हमने ये कुछ 5-7 दिन में जो हमने ट्रीट किया, अब आप अपनी सर्विक्स खुद देखो कितनी अच्छी है। तो उससे एक पेशेंट को भी कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि यस दिस वाज द प्रॉब्लम, ये हमारी इंप्रूवमेंट हुई है, और उसके बाद जो है अब हम आगे का प्लान करेंगे। तो आप खुद सोचो ना कि जब स्पर्म्स को खुद से ट्रैवल करना है, उसको बैरियर ही इतना आ जाएगा या इन्फेक्शन ही इतना हो जाएगा, क्योंकि स्पर्म्स को चाहिए एल्केलाइन एनवायरनमेंट। ऑलरेडी वजाइना के अंदर जो एनवायरनमेंट होता है वो होता है एसिडिक, प्लस अगर इन्फेक्शन हो तो वो और ज्यादा एसिडिक होता है। तो वहां पे तो स्पर्म्स वैसे ही डेड हो जाएंगे ना, स्पर्म हेल्दी कितने मर्जी हो, अगर वजाइना का एनवायरनमेंट ही अच्छा नहीं है आप लोगों के लिए तो वो तो वहीं किल हो गया ना, तो फिर वो क्या करेगा आगे? हमें वो फैक्टर्स भी देखने होते हैं जो कि हम लोग सिर्फ यूट्रस, ओवरीज, एंडोमेट्रियोसिस, सिस्ट, इन चीजों पे फोकस करते हैं पर वजाइनल एनवायरनमेंट पे कोई काम नहीं करता। तो हमें वजाइना का जो एनवायरनमेंट है उस पर भी काम करना बहुत जरूरी है, ताकि जब स्पर्म्स इजैकुलेट हों तो जो है आप आपके स्पर्म्स को भी वो एनवायरनमेंट मिले कि वो कम से कम 2 दिन 3 दिन के लिए वहां पे सरवाइव कर पाए। तो ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जिनकी ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं, तो ट्यूब्स ब्लॉक वाले तो फटाफट चले जाते हैं जी हम सर्जरी करा लें, क्लिपिंग करा लें, इसकी कोई जरूरत नहीं होती। आप नेचुरली उसको ठीक कर सकते हो। जितने भी मेरे को सुन रहे हैं,
प्लीज आप लोग डायरेक्टली ट्यूब्स को लाइगेट कराने के ऊपर मत जाओ या कुछ भी मत करो उसमें। उसको नेचुरली ट्रीट कराओ। 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, 4 महीने लगे, 5 महीने लगे, इससे ज्यादा तो आज तक मेरे पास कोई केस ही नहीं आया जो ओपन नहीं हुआ हो। इतने में तो हो ही जाता है ऑलमोस्ट। वही केसेस नहीं होते जिसको प्रीवियस कोई जो है बहुत लंबे टाइम से ट्यूबल ब्लॉकेज रही है और नहीं पता चल रहा है, या फिर उसमें कोई जैसे प्रीवियस जो ट्यूबल क्लॉसेस होती है उसकी वजह से कभी कभी अंदर जो है काफी हार्डनिंग हो जाती है, कभी कैल्सिफाइड हो जाता है कोई इंटरनल ट्यूब्स के बीच में, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट फिर भी कुछ परसेंट केसेस में वो भी इंप्रूव होने के चांसेस हो जाते हैं। पर एक बार ट्यूब लाइगेट हो गई या आपकी ट्यूब्स जो है रिमूव हो गई तो उसके बाद नेचुरल का तो आप कोशिश कर ही नहीं सकते। जब भी आपको ट्राई करना है 100% आपको आईवीएफ ही ऑप्ट करना पड़ेगा, यानी एक ट्राई का आपको 1.5 से 2 लाख रुपए पे करना पड़ेगा। तो अपनी ट्यूब बचाओ पहले। और होता क्या है, कईयों लोगों का जैसे 30+ एज हो जाती है तो उस टाइम पे एएमएच जो है वो लो होते हैं। एएमएच लो होने की वजह से होता क्या है, आपका जो फॉलिकुलर रिजर्व है उसमें से जो भी फॉलिकल आपके डेवलप होते हैं वो अच्छे नहीं होते। तो अगर आपकी एक ट्यूब है एक ट्यूब नहीं है तो चांसेस एएमएच लो होने की वजह से और कम हो जाते हैं। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है करना क्या है कि अगर सर्जरी ऑप्ट करनी है तो पहले देख लो कि वो आपकी फर्टिलिटी के लिए क्या जो है आपको नुकसान करेगी या क्या करेगी। ऐसे ही अगर किसी को बीपी है, शुगर है, थायराइड है, या फिर कुछ किडनी के भी पेशेंट्स होते हैं और भी बहुत सारे अनोमलीज के पेशेंट्स होते हैं, उनको भी ये चीज जरूर ध्यान रखना है कि आपको आगे जा करके क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। उसके ऊपर अगर आप काम करते हुए चलोगे तो ही आप अपनी फर्टिलिटी को आगे अच्छा कर सकते हो, बूस्ट कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। बहुत सारे मेरे से पेशेंट्स आते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि मैम मेरा ट्यूब्स में ब्लॉक है और अब हमारे पास चांस नहीं है। तो देखो और हमने जो है ट्यूबेक्टमी करा ली और दोनों हमारे ट्यूब्स लाइगेटेड है, तो आपके पास ऑप्शन क्या बचा? आपके पास बचा सिर्फ आईवीएफ, और तो नेचुरल नहीं हो सकता। तो अब उसके लिए अगर आपका यूट्रस हेल्दी नहीं है, वजाइना का एनवायरनमेंट, आपके यूट्रस का एनवायरनमेंट ही हेल्दी नहीं है, आपका एएमएच अच्छा नहीं है, या फिर अच्छे से आपका एग ग्रो नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? आप 2-3 साइकिल ही तो करवाओगे, कौन करेगा इतना स्पेंड, है ना? तो उसके बाद आपको बोल दिया जाता है डोनर आप ले लो। बट क्या आप 100% श्योर हो कि आपने आपका आपकी बॉडी ठीक है? क्या आप सिर्फ इंजेक्शन से या मेडिसिन से ही अपनी पैरामीटर को अच्छा कर रहे हो, या नेचुरली ही अच्छा है? तो अगर नेचुरली अच्छा है दैट मीन्स बॉडी अपने आप काम कर रही है, और अपने आप काम करेगी तो वो बेस्ट क्वालिटी का बनाएगी। लैब की क्वालिटी में अपनी क्वालिटी में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। तो बेटर ये है, खुद से अपने आप को ट्रीट करने पे ज्यादा फोकस करो एज कंपेयर टू इन सब चीजों पे। और अगर आप 35 या 40 से नीचे नीचे हो तो भी कोई घबराने की बात नहीं है। नेचुरली खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करो, बहुत सारी फीमेल्स हैं इम्प्रूव करती हैं। और मैं ना बहुत बार अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ योगा किया करो, योगा नहीं करते बिल्कुल भी। आप खुद सोचो कि हमारी जो पेल्विक कैविटी है, पेल्विक कैविटी की अगर मैं बात करूं तो सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इंटेस्टाइन्स का प्रेशर है, लीवर का प्रेशर है, किडनीज का प्रेशर है आपके यूट्रस के ऊपर। ऊपर से फिर आप अगर आपका बेली फैट बहुत ज्यादा है तो वो प्रेशर क्रिएट करता है। उससे होता क्या है, आपके यूट्रस तक जितना ब्लड जाना चाहिए वो नहीं जाता। और प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन ना होने की वजह से अगर कोई डिजीज है तो वो हील नहीं होती। और अगर आप ठीक हो तो प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होने ना होने की वजह से भी आपको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलता, और आपका यूट्रस हेल्दी नहीं होता, जो कि जरूरी है आपको नेचुरली कंसीव करने के लिए। पुराने जमाने में क्यों ऐसा होता था कि तुरंत कंसीव कर जाते थे? और ऐसा भी देखने को मिलता है कि एक बार बेबी डिलीवर हुआ 2 महीने बाद फिर से फीमेल कंसीव कर जाती है। उस टाइम पे हॉर्मोन्स चेंजेस होते हैं और यूट्रस इतना हेल्दी होता था उनका कि आप जो है मतलब बहुत इजीली कंसीव कर जाते थे। पर नॉर्मली क्या बोला जाता है, उस टाइम तो डाइट बड़ी अच्छी होती थी। भाई डाइट अच्छी होती थी, मानते हैं ये बात को, बट उनका जो वर्कआउट होता था वो भी बहुत अच्छा होता था। उस टाइम मशीनरी यूज नहीं होती थी, मिक्सी यूज नहीं होती थी। ठीक है, आप अगर कोई भी काम करना है उस फीमेल को खुद करना होता था बैठ के।
उनको कभी बैठ के ही मैक्सिमम कपड़े धोने होते थे, पैरों बाहर फीमेल ज्यादा बैठती थी उस टाइम पे। ठीक है, कुछ ऐसी फीमेल थी जिनका चलना फिरना ये सब बहुत ज्यादा होता था, और पेल्विक मूवमेंट होने की वजह से वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा होता था। पर आजकल क्या है कि सिटिंग जॉब होने की वजह से बहुत सारी फीमेल्स जो हैं ज्यादातर बैठी रहती हैं, जिनका 3 से 4 घंटे से भी ज्यादा का सिटिंग हो जाता है। तो आप खुद सोचो, उसके अंदर अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है ही नहीं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि क्या कोई केमिकल से कुछ हो जाएगा? वो बहुत लकी होते हैं जिनका हो जाता है, बट जिनका नहीं होता, आपके लिए सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, नेचुरली अपने आप को हील करो, अपने ब्लड सर्कुलेशन को एनहांस करो, अपनी पेल्विक कैविटी को मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसको चलाने की कोशिश करो। जिसके अंदर मॉर्निंग का बेस्ट टाइम होता है, जिसके अंदर आप सुबह सुबह उठ के प्रॉपरली फ्रेश होकर के एक हर्बल टी पियो, ग्रीन टी पियो, और उसके बाद वॉक करो 15-20 मिनट की, और उसके बाद चाहे 10-15 मिनट के लिए अगर आप योगा कर सकते हो तो वो बिल्कुल करो। और अगर आपको योगा नहीं आती है तो सूर्य नमस्कार सीख लो, उसको करना शुरू करो, बहुत अच्छा है। बाबा रामदेव का आप योगा चला सकते हो, आचार्य जी सुबह सुबह योगा कराते हैं, बहुत सारे हमारे लाइव चलते हैं, उनको देखना शुरू करो। तो उसमें ही अगर आप करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अदरवाइज जब हम हमारे सेंटर्स पे आते हो या मेरे पास भी आते हो, मैं सबको गाइड करती हूँ कि ये 5-7-10 पोजेज हैं, आपको जरूर करने चाहिए। उसको करते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो अपनी पेल्विक कैविटी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी काम करना है। ऐसा नहीं है कि बस हमें गोली दे दो हम यही कर लेंगे, सब करना पड़ता है, डाइट भी करनी पड़ती है, योगा करना पड़ता है, एक्सरसाइजेस करने पड़ते हैं, डाइट भी फॉलो करनी पड़ती है, मेडिसिन डिटॉक्सिफिकेशन सब करना पड़ता है। और ये करना उन्हीं को पड़ता है जिनका नेचुरली नहीं हो रहा। तो जब हम इस बारे में डिस्कस ही कर रहे हैं तो आज से ये सबको शुरू करना है। तो जितनी भी फीमेल्स मेरे को सुन रही हैं, आज से ही अपना एक रूल बना लो कि ये हमें करना ही करना है एनी हाउ। आप मेरे पास ट्रीटमेंट कराने आओ नहीं आओ, मैंने आपको वो चीज बताई है जो कोई डॉक्टर इतना डीपली गाइड नहीं करेगा। वो बस यही बोलेगा हाँ ये करना चाहिए, कर लो, अच्छी बात है, इसको करना चाहिए। इसको करना क्यों है वो आज मैंने आप लोगों को बताया है। इस वजह से मतलब इन सब चीजों को करने से होगा क्या, अगर आपको बॉडी में कोई बार बार सिस्ट बनती है वो नहीं बनेगी, एंडोमेट्रियोसिस माइल्ड है तो वो भी ठीक हो सकता है, अगर एडिनोमाइसिस है स्टार्टिंग वो भी ठीक हो सकती है, पीरियड्स अच्छे नहीं आ रहे तो भी ठीक हो सकती है, डिस्मेनोरिया है, पेनफुल पीरियड्स है वो भी ठीक हो सकते हैं, कईयों को पीरियड्स अच्छे से नहीं आते वो भी ठीक हो सकते हैं, वजाइनल इन्फेक्शन इससे बहुत अच्छे से कवर होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए। और आप हमसे कंसल्ट करो चाहे ना करो, इसको आज से जरूर शुरू कर दो, हो सकता है आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ग्रीन जूस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं बार बार आप लोगों को बताती हूँ कि ग्रीन जूस आपको फॉलो करना चाहिए। एंड पर्सनली मैं खुद भी फॉलो करती हूँ और हर वेबिनार में मैं ग्रीन जूस जरूर लेती हूँ, आपको भी लेना चाहिए। रीजन क्यों? क्योंकि अगर आप ग्रीन जूस लेते हो वो आपके बॉडी में बहुत सारे मिनरल्स हैं उसको देता है, और अच्छे अच्छे मिनरल जाएंगे, आयरन जाएगा, क्योंकि पत्तों में बहुत अच्छा खासा आयरन होता है। तो वो आप ले सकते हो। तो जो भी लोग मेरे को सुन रहे हैं, आप लोग फटाफट नोट करो कि ये ग्रीन जूस में हमें क्या डालना चाहिए। सबसे पहले आपको एक घिया लेनी है, घिया लौकी जो भी आप बोलते हो उसको लेना है थोड़ा सा, लगभग आप इतना साइज उसको ले सकते हो। उसके साथ आपने पुदीने के पत्ते, धनिया के पत्ते डाल सकते हो, कड़ी पत्ता उसमें डाल सकते हो, 1 इंच हल्दी डाल सकते हो, या फिर अगर आपके पास कच्ची हल्दी वैसे नहीं है तो हल्दी का पाउडर घर पे पिसवाओ या फ्रेश पिसवाओ, उसको आप आधा चम्मच उसमें डाल सकते हो, एक आंवला उसमें जरूर डालो। और साथ में आप पीपल के पत्ते जरूर ऐड करो। पीपल का पत्ता बहुत अच्छा जो है एंटी कैंसरस होता है, और पीपल का पत्ता जो है कहीं ना कहीं एक स्टेरॉयडल एक्टिविटी की तरह भी काम करता है, बॉडी में किसी भी तरह की अगर कोई डिजीज है उसको क्योर करने की इसमें ताकत होती है। साथ में पान के पत्ते आपको जरूर यूज करने चाहिए। पान के पत्ते बॉडी में कॉन्ट्रैक्शंस लेके आता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शंस कहती हूँ कैसे, आपके बॉडी की टाइटनिंग में हेल्प करता है, आपकी यूट्रस को स्ट्रेंथन करता है, ताकि जो है आपका जो यूट्रस है वो हेल्दी रहे, उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो मेंटेन हो सके। तो पान का पत्ता एक तो आप उसमें डाल सकते हो, साथ में मेथी, पालक, बथुआ, चौलाई, इनमें से जो भी मिलता है आप उसको डालना है। अमरूद के पत्ते भी बड़े अच्छे होते हैं, जो कि बहुत हेल्प करते हैं आपकी वेसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, आपकी यूट्रस को स्ट्रेंथन करने के लिए। और फिर आपने क्या करना है, इसको मिक्सी में डाल के थोड़ा सा पानी डालना है उसके अंदर, और चर्न कर देना है, और सूती कपड़े में उसको छान करके आप उसे ले सकते हो। अगर उसमें टेस्ट, वैसे तो ये मीठा ही होता है क्योंकि इसके अंदर घिया डली होती है, तो इसका टेस्ट थोड़ा मीठा जैसा ही आता है। फिर भी अगर आपको इसका टेस्ट और डेवलप करवाना है तो इसमें आप
सौंठ, काली मिर्च और पिपली डाल सकते हो। पिपली जो छोटी पिपली होती है, उसका पाउडर डाल सकते हो। नहीं तो 3 का 2 के नाम से भी पाउडर आराम से अवेलेबल होता है। तो वो आपने 1/4 TSF डाल देना है। तो वो आपको थोड़ा सूप जैसा फ्लेवर देगा। और थोड़ा सा आप उसमें नींबू भी मिला सकते हो, जो कि आपके पूरी बॉडी की जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको बड़ा फास्ट कर देगा। आपका डाइजेशन अच्छा करेगा, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है फीमेल्स के लिए। और उसको आपको डेली जरूर कंज्यूम करना चाहिए। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको जरूर आप यूज करना शुरू करो, तो आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलेंगे। तो आज से आप तो अपना, जो भी लोग मेरे को सुन रहे हैं हमारे साथ, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो आज से आप लोग कसम खाओ कि सारे के सारे एक तो सुबह उठ के वॉक करना शुरू करोगे, योगा करना शुरू करोगे, तो जूस बताया मैंने ये शुरू करोगे। और योगा अगर ज्यादा नहीं आती तो सिंपल आज सबने सूर्य नमस्कार देखना है यूट्यूब पे, और उसको देख के शुरू करना है। और मैं कोशिश करूंगी, आप लोग डॉक्टर निकिता को मैसेज करिएगा तो हम आपको आचार्य जी का लिंक भेजेंगे, जो सुबह सुबह वो मेडिटेशन प्राणायाम कराते हैं। तो वो भी आप उसको लिंक को देख सकते हो और उसको करना शुरू कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हम नेचुरली 100% खुद से ठीक करेंगे, आप लोग भी करोगे, और जो हेल्दी है भी हैं उनको भी ये करना है। अब आते हैं दूसरा, कि लेट्स से हमें कोई प्रॉब्लम आ गई। तो किसी को सिस्ट है, किसी को ट्यूबल ब्लॉकेज है, किसी को एडिनोमाइसिस है, एंडोमेट्रोसिस, सबके रेजोल्यूशन होते हैं। टेंशन की बात नहीं है। किसी का अगर शेप साइज भी गड़बड़ है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, फाइब्रॉइड है तो भी टेंशन की बात नहीं है। सॉल्यूशन सबके हैं। बट हर केस में सॉल्यूशन क्या होगा, वो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। देखो अब होता क्या है कि एक हेल्दी है, मतलब एक फीमेल है जिसका वेट 80 किलो है और उसको फाइब्रॉइड है। एक फीमेल है जिसका वेट है 55 kg, उसको फाइब्रॉइड है। दोनों के अंदर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बदल जाता है। उसको हमें वेट लॉस भी कराना है और हमें ये भी कम करना है। और हो सकता है उसमें कफ प्रधान दोष हो, और इसके अंदर हो सकता है पित्त प्रधान दोष हो या वात प्रधान दोष हो। तो दोनों के अंदर ट्रीटमेंट थोड़ा वेरी कर जाता है। तो आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती हैं, बेटर हो सकती हैं, आपकी फर्टिलिटी बूस्ट हो सकती है। बट आपका क्या केस है, आपके केस के अकॉर्डिंग हॉर्मोन्स में क्या चेंजेस हैं, आपकी बॉडी क्या कहती है, उसके लिए ट्रीटमेंट बदल जाता है। आज ही का मैं एग्जांपल लेती हूँ, जो पेशेंट अभी मेरे से मिले हैं, तो उनका एक कहना था कि मैम, हमने एक बार उनका सर्जरी भी करा लिया, या हमने ये जो है एक साइड की ट्यूब भी उनकी रिमूव हो गई है, तो अगर हमने ये करा भी लिया तो भी जो हॉर्मोन्स हैं वो तो बिल्कुल नॉर्मल दिख रहे हैं टेस्ट के अंदर। तो ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है? अभी उन्होंने दिसंबर में ही उन्होंने सर्जरी कराई है और फिर से उनको दूसरी ट्यूब में सिस्ट और हाइड्रोसेल्पिंग्स फिर से आ गया है, और एंडोमेट्रियोसिस भी थोड़ा सा फिर से इनहेंस हो गया है। दैट मीन्स कि उन्होंने कारण पे काम नहीं किया, सीधा सर्जरी ऑप्ट कर ली, अब वो दूसरे में भी आ गया है। तो ऑब्वियसली फर्टिलिटी कहाँ जाएगी, आप समझ सकते हो। बट फिर भी अगर वो आज आए हैं तो भी आज हम उन्हें हेल्प करेंगे, उनको रिजल्ट भी देंगे। एंड इस केस में आपको करना क्या होता है, उसको नेचुरली रिजॉल्व करना होता है, नेचुरली उसको क्लींस करना होता है। अगर आप उसे करोगे तो आपको जो है फर्टिलिटी बूस्ट हो सकती है। अब उनका मेरे से एक ही क्वेश्चन था कि मैम देखो, हमने हॉर्मोन्स के टेस्ट कराए हैं, वो नॉर्मल है, पर अल्ट्रासाउंड अभी हमने जब करवाया था सर्जरी के बाद, तो भी दूसरी ट्यूब बिल्कुल साफ थी, क्लीन थी, कोई सिस्ट नहीं था, कुछ नहीं था, स्पिलेज भी अच्छी थी। पर अब ये 3-4 महीने बाद फिर से कैसे आ गया? तो वो इसलिए आ गया क्योंकि कॉज जो है वो पड़ा हुआ था, हमने कॉज पे काम नहीं किया, बाहर से उसे कट कर दिया। ठीक है। तो हुआ क्या, वो अंदर बढ़ना ही था उसको, क्योंकि कॉज पड़ा हुआ है, तो उसने दूसरी जगह भी कर दिया। तो अब हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन का आंसर, कि भाई उनके हॉर्मोन्स क्यों डिस्टर्ब थे। हार्मोन जो है नॉर्मल दिख रहे थे, पर मैंने उनको बोला कि हॉर्मोन्स का ही प्रॉब्लम है। तो वो कैसे, क्योंकि आप सिंपल देखो कि अगर आप एक बीज को धरती में लगाते हो तो उसका उसको बाहर आने में कम से कम 5-7-10 दिन 12 दिन लगते हैं। तो जब तक वो बाहर आएगा, दैट डजंट मीन कि हम उस पे काम ना करें। यानी कि अगर हमें दिख रहा है, ठीक है, जो भी आपको सामने दिख रहा है उसको किसी प्रूफ की जरूरत नहीं होती। समझ रहे हो? अगर आप किसी फीमेल को प्रेग्नेंट देखोगे कि वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, उसका पेट बड़ा दिख रहा है, तो इसका मतलब इंटरकोर्स हुआ है प्रीवियस, तभी वो प्रेग्नेंट हुई है। या आईवीएफ हुआ है तो ही वो प्रेग्नेंट हुई है। यानी कि प्रत्यक्ष को कभी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि अगर आपके सामने एंडोमेट्रियोसिस दिख रहा है, या आपको
सिस्ट दिख रहा है, चाहे आपने 4 महीने पहले सर्जरी क्यों ना कराई हो, तो दैट मीन्स कि वो कारण अंदर ही पड़ा हुआ है, उस पे काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये ट्यूब भी जा सकती है। और क्या बच्चे की, उसकी लड़की की एज इज ओनली 27, ठीक है, शी इज ओनली 27। सो एनी हाउ 27 है, हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट भी है कि वो यंग है, एएमएच बहुत अच्छा है बच्चे का, और वैसे हीलिंग अच्छी है, तो उस केस में हम उसको रिकवरी भी जल्दी दे सकते हैं, जल्दी हमें रिजल्ट आ सकता है। तो एज फैक्टर मैटर करता है हीलिंग के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए नहीं। कई लोग 40s में भी बच्चे पैदा करते हैं। सो एज जरूर मैटर करता है, मैटर करता है कि आप कितनी जल्दी रिकवर करोगे, आपकी हीलिंग कैसी हो सकती है, वो चीजें डिपेंड करती है। सो आज का जितना भी आई थिंक हमारा जो है वेबिनार में जो मैं आपको बता रही हूँ, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। और जो पेशेंट में से मिले हैं उनके थ्रू भी मैंने उनकी क्वेरीज जो थी, या मेरे पास जो भी एक वीक में क्वेरीज आती हैं सारी पेशेंट्स की, मैं नोट डाउन करके रखती हूँ, और हर वेबिनार में उनकी क्वेरीज को दोबारा से आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ, ताकि आपकी भी ऐसी क्वेरीज होंगी, क्वेश्चंस होंगे। क्योंकि यहाँ से क्लैरिटी होती नहीं है, हम ट्रीटमेंट कराते रहते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। अपने दिमाग को क्लियर करो, अपनी बीमारी को क्लियर करो, उसकी क्लैरिफिकेशन के साथ अगर आप ट्रीटमेंट करते हो तो यस, रिजल्ट्स मिलते हैं। इसीलिए अपनी प्रॉब्लम्स को जाने बिना कभी ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, यही जीना सीखो का मिशन है, वो सिखाते यही है कि कैसे अपने लिए काम करना है। अब हम क्वेरीज ले लेते हैं। और हाँ, जिसकी भी क्वेरीज होंगी, जिनकी भी होगी, बाई चांस अगर मेरे से डिस्कस नहीं हो पाती हो अभी वेबिनार में, तो आपने @ डॉक्टर गीतिका, डॉक्टर निकिता, आप ये दोनों नाम लिख के कर सकते हो, तो हम आपसे ऑन कॉल भी बात करेंगे। वीओपीडी के लिए भी अगर आप बात करना चाहते हो तो आपको मैसेज में आपने करना है, बट उससे पहले आपके साथ एक डॉक्टर कनेक्ट करके आपकी पूरी हिस्ट्री लेकर के फिर मेरे से कनेक्ट कराएंगे। नेक्स्ट चीज के, अगर जो है आप कोई अपनी रिपोर्ट ऑलरेडी भेज चुके हो और अभी आपसे किसी ने कनेक्ट नहीं किया है, तो भी आपको मैसेज इसी में कर देना है, तो हम आपको जो है कॉल बैक करेंगे। राइट। सो स्टार्ट कर लेते हैं डॉक्टर निकिता। यस मैम। हाँ जी, बोलो। पूनम जी, आप अनम्यूट कर सकते हो खुद को। मैम गुड आ, मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। मैम मैं अजमेर से हूँ, मेरा नाम पूनम शेखावत है। हाँ जी। मैम मेरा 26 ईयर एज में मेरा यूट्रस ऑपरेट हो गया था। 26 ईयर्स में? जी मैम। क्यों? मैम मेरे को क्या थायराइड थी और पता नहीं चला कि मुझे थायराइड है। और हम्म। मेरे को 1 ईयर से मेरे को पीरियड्स आते थे। अच्छा। और मैम मेरे को ब्लीडिंग ज्यादा होती थी, तो डॉक्टर ने भी इतना ध्यान नहीं दिया, डॉक्टर प्रीतम कोठारी अजमेर से। हम्म। तो उन्होंने यूट्रस ऑपरेट कर दिया मेरा। क्या ऑपरेट किया? यूट्रस। मतलब पूरा रिमूव कर दिया? हाँ जी मैम, लेकिन ओवरी छोड़ दी। अच्छा, ओवरी छोड़ दी, ओके। हाँ जी मैम। हम्म। तो मैम अब मेरे को क्या, पहले तो इतनी दिक्कत नहीं थी, लेकिन अभी मेरे को वापस 2 से 3 ईयर में मुझे वापस पीसीओडी और पीसीओएस आ रहे हैं। मैंने सोनोग्राफी कराया, मुझे क्या है, दर्द होता है पेट में। पेन अच्छा, तो ऐसा होता है जैसे पीरियड्स आएंगे आएंगे, लेकिन बट अब यूट्रस ही नहीं है तो। हाँ, तो अभी मुझे ये बताओ कि अ, आपकी एज 26 है, आप नहीं मैरिड हो अनमैरिड हो? मैं मैरिड हूँ, मेरे एक बॉय है, बेबी मेरे एक है, बेटा 18 साल का है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो अभी 18 साल का बेबी है, 26 ईयर्स के हो आप? यू 36 ईयर एज है मैम मेरी, 36? 26। हाँ। ओके ओके, फाइन, ठीक है। तो आप अपने हॉर्मोन्स का ट्रीटमेंट करवाओ, और अगर सिस्ट आ रही है वो रिजॉल्व होनी चाहिए आपकी, ठीक है। और ओवरीज उन्होंने इसलिए छोड़ी है क्योंकि आप यंग थे, तो यंग एज के अंदर आपके हॉर्मोन्स इम्बैलेंस और ज्यादा ना हो, इसीलिए छोड़ा गया है। बट इसको आपको सिर्फ मेडिकेशन से रिजॉल्व करना है। हम 1 महीने की मेडिसिन आपको देंगे, अगर उसी से ही बेटर हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं होता है तो हमें एक डिटॉक्स करना पड़ेगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा आराम से, ठीक है। मैम लेकिन ये और मुझे बार बार में होता है ना ऐसा? ये होगा ही ना, क्योंकि हार्मोन इम्बैलेंस है। देखो, पीसीओडी पीसीओएस क्या होता है, पहले तो आप जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हो आप सुनो। देखो, हर महीने हमारे पास 2 ओवरीज हैं, राइट? दोनों ओवरीज के अंदर कभी कभी दोनों में या एक में छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं, वो डेवलप करते हैं, एग बनते हैं। तो अब वो जब डेवलप करेंगे कुछ तो उसमें से
अच्छे एग बनेंगे और कुछ उसमें से थोड़े और बड़े हो जाते हैं, वो सिस्ट बन जाते हैं, या फिर कुछ छोटे ही रह जाते हैं। और जब आपका पीरियड आता है, एंडोमेट्रियम शेड होती है, उसी के साथ वो सारा कचरा निकल के चला जाता है। इसीलिए डॉक्टर्स बोलते हैं सिस्ट बनती है निकल जाती है, बनती है निकल जाती है। अब ये एग का छोटे होने से लेके बड़े होने तक का सफर, प्लस उसके बाद अगर मान लिया इंटरकोर्स के बाद कंसीव होने का जो सफर है, या एंडोमेट्रियम शेड होने का जो सफर है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स। आपके एंडोमेट्रियम के लिए आपके ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि आपके बॉडी में ओवरीज रिलीज करती हैं। ठीक है, हमारे जो है और अदर ग्लैंड्स है, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस वगैरह, वो हेल्प करते हैं इनको रिलीज होने के लिए। तो अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, यानी कि अगर यहाँ ब्रेन में भी अगर किसी ग्लैंड में इशू है, तो भी गायनेक इशू हो सकता है, राइट? तो हमें हर एक एंडोक्राइन सिस्टम के साथ आपके हम टेस्ट कराते हैं प्रॉपर। उसमें अगर कोई गड़बड़ आती है, अगर मैं आपका एंटी टीपीओ कराऊं या थायरोग्लोबुलिन्स कराऊं, हो सकता है उसमें कोई प्रॉब्लम आए, एएनए कराऊं उसमें प्रॉब्लम आए। तो अगर मैं उसके ऊपर काम करती हूँ तो ये प्रॉब्लम भी रिजॉल्व होगी। यानी कि जिन भी लोगों को पीसीओडी पीसीओएस है, वो हार्मोनल इशू इसलिए है क्योंकि जो उसमें सिस्ट बन रहा है, वो इसलिए बन रहा है क्योंकि हो सकता है आपका एलएच एफएसएच अच्छे से रिलीज नहीं हो रहा, ईस्ट्रोजन अच्छा नहीं बन रहा, या ज्यादा बन रहा है, जिसकी वजह से आपकी जो एग है उसका साइज बढ़ता चला गया। जो 20 सेंटीमीटर तक आके रप्चर कर जाना चाहिए था, वो रप्चर ना करके 22, 23, 24, 28, 30 तक चला जा रहा है और एक सिस्ट बना रहा है। तो उस हार्मोन को आप ठीक करोगे तो वो एग इतना बड़ा बनना बंद हो जाएगा, वो नॉर्मल हो जाएगा, और नॉर्मल जो है वो आपका निकलता चला जाएगा। सो उसमें कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो हम पहले आपका डाइट लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करेंगे पूनम जी, और उसके बाद आपके मेडिकेशंस के साथ हम आपको देखेंगे कि आपको अब क्या चेंजेस लग रहे हैं। अगर आप अपने चेंजेस में बोलती हो कि हाँ अभी मुझे बेटर लग रहा है, तो फिर हम 1 या 2 महीने में फिर से स्कैन कराएंगे। अगर सब नॉर्मल होता है फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर हमें लगता है कि नहीं, तो हम आपका एक बीज शुद्धि कर देंगे। गर्भ तो है नहीं, पर बीज शुद्धि तो कर ही सकते हैं, तो हम वो प्लान करेंगे। ओके मैम। ठीक है। ओके। ओके। आप @ करके डॉक्टर निकिता से बात कर लेना। ठीक है, वो आपकी रिपोर्ट्स मंगा करके सारा आपको अच्छे से समझा देंगी, और फिर अकॉर्डिंगली हम इस पे काम करेंगे। ठीक। ठीक है। ओके। ओके। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेरी। हेलो मैम। हाँ जी। मैं रश्मि सिंह। हाँ जी मैम, बताइए। मैम मेरा पीरियड इरेगुलर है, कभी 40 डेज पे आता है, कभी 25 डेज पे आता है। ओके। हाँ, लेकिन हर हर महीने आता है, स्किप नहीं होता है कभी। बहुत अच्छी बात है। और हम्म। हाँ, मैं कंसीव करना चाहती हूँ। ओके। और आपकी हाँ, एज मेरी कितनी है एज रश्मि मैम? एज 44 है मैम। 44 ईयर्स है। जी। ओके, और ये हो कब से रहा है? ये 5-6 महीने से हो रहा है करीब, पहले तो आता था, सही आता था। अच्छा, आपके पास बेबी है पहले? नो मैम, मेरी शादी को 1 साल हुआ है और मैं अभी अब बेबी कंसीव करना चाहती हूँ। ओके ओके, कोई बात नहीं। हम आपके ना पहले कुछ टेस्ट करवाएंगे रश्मि जी, ताकि हम देखें कि अभी क्या हमारे पास चैलेंज आ रहा है। और आपकी जो साइकिल है वो हाँ थोड़ी सी जी। इरेगुलर है, इसको हम रेगुलर प्लान करेंगे। अगर ओके। ये 28 से 30 दिन या 32 डेज में भी अपना मैनेज हो जाता है तो इजी रहेगा। क्योंकि होता क्या है देखो, एज फैक्टर की वजह से जो कपल होते हैं ना, वो इंटीमेट नहीं होते, वो हाँ वेट जी। करते हैं ओवोल्यूशन का। अब ओव्यूलेशन आप ट्रैक नहीं कर पाते, क्यों? आपकी तो ये जी। इरेगुलर साइकिल है। हाँ जी। हाँ तो उस जी। केस में हम क्या करते हैं, हर कपल को बोलते हैं कि आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि मेरा कब ओव्यूलेशन होगा। हाँ जी। दोनों हस्बैंड वाइफ अपना योगा मेडिटेशन प्रॉपर करो, डाइट अच्छी रखो, हर 2 दिन जी। छोड़ के इंटरकोर्स करना है। मैम, नियर गाजियाबाद कोई सेंटर है तो उसका एड्रेस मुझे चाहिए। हाँ बिल्कुल दे देंगे, मैं आप एक सेंटर्स पे बार। आके मिलना चाहूंगी और कुछ रिपोर्ट से हमारे में दिखाना चाहूंगी। बिल्कुल, आप @ करके डॉक्टर निकिता करोगे, तो वो हाँ आपसे जी। एक बार बात करके फिर आपको सेंटर पे भेज देंगी। राइट। ओके मैम, ओके, थैंक ओके जी, थैंक यू। नेक्स्ट।
पल्लवी जी। यस हेलो। पल्लवी जी। हेलो। हाँ जी मैम हेलो। बताइए। हाँ जी, हाँ जी, बताइए पल्लवी जी। मैम मैं अभी आपके सेंटर से मैंने दिखाया था पहले। 4 महीने से मैं जुड़ी हुई हूँ और 2-3 महीने से मेरी दवाई चल रही है। मेरे को पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, कंसीव होने की प्रॉब्लम हो रही थी, तो 2 महीने से मैं जुड़ी हुई हूँ। पहले मेरे पीरियड से मतलब कि जुड़ी हुई मैं 4 महीने से, लेकिन मेरे को 3 महीने हो गए हैं मेडिसिन लेते हुए। ओके। तो पहले मेरे पीरियड्स जो थे सही टाइम से आ रहे थे, सब कुछ नॉर्मल था। पीसीओडी की प्रॉब्लम है लेकिन हम्म। पीरियड्स मेरे टाइम से आ रहे थे। या फिर हम्म। 4-5 महीने मतलब जब से मैं दवाई ली है उससे मान लो 7-8 महीने पहले मेरे मेरे साथ जो था पीरियड हैवी आता था, लेकिन हम्म। उसके बाद से मेरे को नॉर्मल आ रहे थे। जब से हम्म। मैंने दवाई स्टार्ट की है आपके यहाँ से, तब से हम्म। मुझे पीरियड्स ही नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा क्या मतलब कि दवाई लेने के बाद और ज्यादा मेरे साथ प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। तो मुझे ये ओके। समझ में नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम क्यों स्टार्ट हुई है दवाई में आपने लेने से। डिटॉक्स प्लान करवाया था अपना? डिटॉक्स के लिए मेरे को डॉक्टर ने बोला था कि पहले आप एक 1 मंथ की दवाई लो, देन उसके हम्म। बाद हम अल्ट्रासाउंड वगैरह कराएंगे, पीरियड्स आ जाएंगे, उसके बाद हम डिटॉक्स करेंगे। डिटॉक्स हम्म। कराने के लिए फिर मैं गई, मेरे को पीरियड्स आए बहुत ज्यादा, बहुत ही कम स्पॉटिंग हुई थी, हम्म। 2-3 दिन। हम्म। अदरवाइज खुल के पीरियड्स नहीं आए। फिर उन्होंने मेरे को दोबारा से दवाई दी कि इस बार मैं दवाई दे रहा हूँ, पीरियड्स खुल के आएंगे और हम्म। देन उसके बाद आप नेक्स्ट मंथ कराना डिटॉक्स। तो फिर हम्म। मैं दोबारा जब दोबारा से मेरे को पीरियड्स ही नहीं आए हैं, मेरे को हो गया। इसी बीच में इसी बीच में कोई कंसेप्शन यूपीटी वगैरह करवाया था आपने अपना? नहीं, कोई टेस्ट वगैरह तो मैंने नहीं कराया, केवल बस मैंने। एक अपना यूपीटी करवाओ। यूपीटी किस चीज के लिए है वो? यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करवाओ। वो यूरिन वाला तो मैंने किया था, घर पे भी किया था मैंने। हम्म। उसमें कुछ नहीं आ रहा है, किट ओके। में कुछ नहीं आया है। ठीक है। आपने रिसेंट कोई अल्ट्रासाउंड करवाया है? नहीं, अल्ट्रासाउंड अभी नहीं कराया। अभी डॉक्टर ने सजेशन किया था, कल मैं दोबारा से गई थी उनके पास। वो दवाई लिख रहे थे दोबारा से मेरे को, मैंने बोला कि दवाई तो मैं मान लो कि दवाई भी आदमी ले, इतनी महंगी तो दवाई आती है। 15,000 रुपए की पर मंथ की दवाई पड़ती है, कम से कम 15,000 रुपए की ऊपर भी पहुंचा देंगे, पर कम से कम 15,000 रुपए की तुम दवाई लो। टाइम का टाइम खराब हो रहा है, दवाई पैसा का पैसा खराब हो रहा है, रिजल्ट पॉजिटिव आ नहीं रहा है। मान लो कि कुछ तो पॉजिटिव रिजल्ट आए, कुछ तो मान लो कि जो भी प्रॉब्लम है वो पॉजिटिव की तरफ जाए ना। तो आदमी को पैसा खर्च करते हुए प्रॉब्लम नहीं होती। अब प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, पैसा खर्च होता जा रहा है, तो अंदर से ना किलसन आ गई है। आप ऐसा करो, एक बार आप अपनी रिपोर्ट्स मेरे को शेयर कर दो। डॉक्टर निकिता, आप मेरी वेबिनार के बाद इनसे एक बार बात करवा देना। राइट। ओके। और आपकी क्योंकि मैं मेडिसिन बहुत ज्यादा पल्लवी। परेशान हो चुकी हूँ, बहुत ज्यादा मेरे साथ गलत। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसा भी जा रहा है, टाइम भी जा रहा है और रिजल्ट मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। परेशान हो चुकी हूँ मैं। देखो, हम लोग जब भी प्लान करते हैं ना, सबसे पहले हम हम्म। डिटॉक्स ही प्लान करते हैं। और अब अगर आपके मैंने तो सबसे फर्स्ट टाइम ना डिटॉक्स के लिए ही बोला था उनको, लेकिन डिटॉक्स के लिए उन्होंने, मैंने बताया ना आपको, उन्होंने बोला एक 1 मंथ की दवाई लो तब करेंगे। फिर उसके बाद पीरियड्स खुल के नहीं आए, तो अब की बार पीरियड्स खुल के आने की दवाई दे रहे हैं, तब देखो, कराना। जब भी हम लोग बैलेंस करने के लिए मेडिसिन देते हैं, तो कभी कभी कुछ फीमेल्स में ऐसा होता है कि पीरियड्स या तो कम आते हैं या फिर एकदम एक्सेस आते हैं। ये चेंजेस होते हैं आफ्टर। और उसके नहीं, बाद हमें डिटॉक्स मैंडेटरी होता है कराना, ताकि हम उसे क्लींस कर सके, क्योंकि प्रीवियस हिस्ट्री भी जैसे मैं आपको देख रही हूँ, दैट इज कि वो आपकी हैवी पीरियड्स होते थे। तो हैवी पीरियड्स की वजह से जो भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस होंगे, वो अगर चेंज हुए होंगे, तो कहीं ना कहीं पीरियड साइकिल में कम या ज्यादा होता है। बट हाँ, ये जरूर है कि आपको डिटॉक्स वेरी फर्स्ट मंथ में ही स्टार्ट करा लेना चाहिए था। तो एक मैंने अपनी बार। तरफ से मैं जो फर्स्ट हाँ। टाइम पे क्लिनिक गई थी, तो मैंने वेबिनार वगैरह आपके अटेंड किए थे, 5-6 आपकी वेबिनार बात अटेंड किससे हुई किए थी? थे। वहां पे कौन डॉक्टर थे? मैं यहाँ पे दिल्ली में गई थी, सफदरगंज में। वहाँ डॉक्टर राहुल थे उस टाइम पे, अब उन्होंने वहां से चेंज कर दिया, छोड़ दिया है। वो किसी दूसरी कंपनी या जो भी हॉस्पिटल में चले गए। यहाँ पे फिर मैं कमला नगर, यहाँ आगरा कमला नगर में दिखाया है, डॉक्टर हरेंद्र है, उनसे चल रहा है अभी ट्रीटमेंट। आप अब ऐसा करो, वो एक बार ना अपनी रिपोर्ट्स वगैरह मेरे को शेयर कर दो। मैं देख करके फिर आपको कॉल बैक करती हूँ। मैम नंबर बता दीजिए कहाँ से शेयर करनी है। आपने जो चैट बॉक्स है वहां पे @ करके आपने अपना नंबर डालना है। ठीक है। और उसमें आप एक बार नंबर दिखाओ डॉक्टर निकिता। Yes, ma'am. ये हमारा नंबर है 8328783287। इस नंबर पे आप रिपोर्ट शेयर कर सकते हो अपना, पल्लवी जी। ओके। और डॉक्टर निकिता, इनकी फाइल सफदरजंग और उधर होगी, उनकी दोनों की फाइल्स मेरे को आप फॉरवर्ड करवा देना।
ठीक ओके है। मैम, ओके। ओके पल्लवी, टेंशन मत लो, मैं अभी आपसे कनेक्ट करती हूँ, फिर हम डिस्कस करते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। ओके मैम। ओके जी, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेरी। गौरव जी। हेलो। हेलो। यस। हेलो हेलो, हाँ जी सर बताइए। मैम, हमारी वाइफ का अभी वो ब्लड टेस्ट हुआ था, वो हार्मोन्स का, तो उसमें AMH आया है जीरो हम्म। पॉइंट जीरो टू और जीरो उनका पॉइंट जीरो थायराइड है। ओके। और एज कितनी है? एज है 27। 27। और इसके अलावा नो मैम। मैरिज को कितने साल हुए हैं आपके? जी, शादी को कितने साल हुए हैं? 3 साल हो गए मैम। कंसीव किया है उन्होंने कभी? हाँ हाँ, वो एक है, बेबी है एक। तो अब दोबारा आप प्लान करना चाह रहे हो? जी जी। अच्छा, और कोई हेल्थ इशू तो नहीं है इनको? और वही पीरियड वो आगे पीछे हैं। पीरियड आगे पीछे है, ठीक है। एक तो ना एक टैबलेट का नाम लिखो। लिखो, जी पुष्प मैम। धनवा रस, पुष्प धनवा रस। जी मैम। पुष्प धनवा रस, मैं लिख रही हूँ। हाँ, भेज दीजिए हमें मैम। हमें मैं ये टैबलेट एक सुबह शाम इनको शुरू करो। और एक घी बता रही हूँ। जी। ये मैसेज में टाइप कर दिया मैंने। ये जितने भी लोग आप देख रहे हो जिनको भी AMH लो की प्रॉब्लम है, पुष्पधनवा रस और फलघृत, फलघृत 1 चम्मच मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक लेना शुरू कर दो, और पुष्पधनवा रस। ये मैम वो SMS तो आया नहीं मैम कोई। हेलो। आ जाएगा आपके पास, अभी मैंने मैसेज किया है। जी। उप, आप लिख लो नहीं उप, तो पुष्प धनवा रस और एक मिनट। फलघृत। फलघृत। पुष्प धन। डॉक्टर निकिता एक बार मैसेज करवा दो सबको। यस मैम। आई थिंक आपके साइड से होगा। ये आप उनको पुष्प। शुरू कर। हाँ, पुष्प धनवा रस। एक साथ कर दो दोनों और में। दूसरा मैम। फलघृत, ये इनको मैम स्टार्ट चैट करवा बॉक्स दो। में भी डाल दिया नंबर। चैट बॉक्स में डाल दिया चैट आपने? बॉक्स में भी है इन दो। ठीक है। ये आगे आप चैट बॉक्स में सबको मिल गया होगा, देखो। जी जी। हाँ, डन। तो ये आप स्टार्ट कर लो। और जी अपना @@ करके नंबर आप नोट करो, तो आपके रिपोर्ट्स वगैरह भी हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर उसमें कुछ हेल्प चाहिए होगी तो हो जाएगा, क्योंकि आई थिंक इसी से ही बढ़ जाना चाहिए, और अभी तो एज ही बहुत कम है, तो ये दोबारा आराम से कंसीव कर जाएंगी। ठीक है। फिर मैम, भी जो हम। हाँ बोलो। मैम इनकी जो प्रॉब्लम हो रही है वो हमारे क्या था, थायराइड की वजह से ही हार्मोन्स इम्बैलेंस है मैम पूरे। हाँ, तभी तो मैंने बोला ना कि आप रिपोर्ट्स भेजोगे, तो उसको एक बार जी देख लेते हैं। ठीक है। फॉर द टाइम जी। जी बीइंग जो तो अभी मैंने बताया, इसको आप स्टार्ट कर लो। जी जी तो ये वाली मैम जो आपने दवाई बताई है, ये ऑनलाइन मिलेगी? कहाँ मिलेगी? आयुर्वेदिक शॉप पे मिल जाएगी, बड़े आराम से मिल जाती है ये कहीं पे भी। अच्छा अच्छा। ठीक है। ठीक है मैम, ये देखते हैं। तो मैम वो थायराइड का है कुछ मैम इलाज आपके पास? हाँ, थायराइड का है। आप पहले देखेंगे कि कितना बढ़ा हुआ है, अभी क्या मेडिसिन चल रही है, और क्या क्या पैरामीटर्स हैं। आप यहाँ पे डॉक्टर तो निकिता को टैग करके अपना नंबर ड्रॉप कर दो, आपको कॉल बैक करेंगे। ओके मैम। ओके, थैंक यू। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी ले लो। दिलबाग जी।
ये कोर्स आप 3 मंथ्स तक कर लो और रेगुलरली अपना चेक करवाते रहो AMH, तो इम्प्रूवमेंट आएगी इसमें। जी मैम, जी जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेरी। कविता जी। आप अनम्यूट कीजिए खुद को जब आपका नाम लिया जाए। गौरव जी। जो भी लोग मैसेज कर रहे हैं ना कि कॉल मी, कॉल आपको तभी किया जाएगा जब आप नंबर ड्रॉप करोगे। बिना आपका नंबर ड्रॉप हमें हमें आपका नंबर शो नहीं होता, और हम वैसे वर्बली भी नहीं लेते हैं क्योंकि ये डिस्क्लोज हो जाता है। हेलो। राइट, हेलो इसीलिए मैम। अपना नंबर टैग करके तब लिखिएगा इसमें। हाँ जी। हेलो मैम। हाँ जी कविता जी बताइए। हाँ मैम, मुझे ना एक लड़की थी 21 साल की। ओके। वो वो हाल ही में गुजर गई है। और ओके। मुझे दूसरी बार प्रेगनेंसी चाहिए। तो मेरी उम्र है 43। ओके। और मैंने HSG टेस्ट करवाया है, उसमें दोनों ट्यूब ब्लॉक दिखा रहे हैं। ओके, तो ट्यूब्स ओपन करने का ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है आपको। कहाँ से बात हाँ कर हाँ। रहे हो आप कविता? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से, नासिक से बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र, तो आपके पास पुणे पास पड़ेगा। हाँ हाँ, पड़ेगा। तो पुणे में आप ट्रीटमेंट करा सकते हो या फिर आप अंधेरी जा सकते हो। पुणे में जाएंगे। पुणे में जाएंगे तो पुणे में जाकर के हाँ आप हाँ, अपना जाएंगे। ट्रीटमेंट चालू कराओ। फर्स्ट मंथ जो है डिटॉक्स करके, फिर अगले 2 या 3 महीने तक हम उत्तर बस्ती रिपीट करेंगे और वापस से HSG रिपीट करवाएंगे। अगर ये नॉर्मल आ जाता है फिर हम आगे कंसीव का प्लान करवाएंगे। अच्छा, चलिए, ठीक है। ठीक है। डॉक्टर निकिता एक बार हाँ। इनको गाइड कर देना सारा। ओके। कविता जी आप अपना नंबर ड्रॉप करो, फिर आपको हम पुणे का सारा बताते हैं कहाँ पे कैसे होगा। ओके, थैंक यू। ओके। डॉक्टर निकिता, अभी बैठना। कुछ पेशेंट इसमें ना मैसेज कर रहे हैं कि हमने पहले भी रिक्वेस्ट किया था कॉल को, पर कॉल नहीं आया है। यस मैम, चेक करते हैं इसको। जो लोगों का अभी कॉल जो है लास्ट वेबिनार के बाद नहीं आया, आप लोग प्लीज अपने नंबर्स ड्रॉप करेंगे तो ही कॉल कर पाएंगे आपको। अपना नाम और फोन नंबर प्लीज आप जरूर शेयर कीजिएगा। आपको जीना सीखो के नाम से कॉल आएगा, जीना सीखो से जो भी डॉक्टर बात करेंगे आपको कॉल आएगा, तो आप अटेंड कर लीजिएगा, या आपको व्हाट्सएप भी हम लोग ड्रॉप करवा देंगे, तो आप कॉल बैक खुद से कर लीजिएगा या उस पर रिप्लाई कर दीजिएगा कि आप कब बात कर सकते हो, क्योंकि हम लोग कनेक्ट करते हैं। होता क्या है, डायलर से कनेक्टेड होता है, वो नंबर दूसरा होता है, तो सबको लगता है कि कोई कस्टमर केयर से कॉल आ रहा है। तो आप लोग अपना नंबर जरूर ड्रॉप कर दो, और कितने बजे आप बात कर सकते हो तो आप लिखेंगे, तो उस टाइम पे ही हम आपको कॉल कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट। बैद्यनाथ जी। गरिमा जी। जसमीत कौर जी। राहुल जी। कुछ पेशेंट्स की अभी क्वेरी है मेरे पास कि हम लोग रांची गए थे, रायपुर गए थे, छत्तीसगढ़ गए थे, वहां पे अभी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। हाँ, अभी अवेलेबल नहीं है फॉर नाउ। तो आपको या तो हमारे लखनऊ के सेंटर में या फिर आपको यहाँ पंचकुला वाले सेंटर में आपको आना पड़ेगा फॉर ट्रीटमेंट। बट आने जाने में आपका टेस्ट वगैरह का वेस्टेज ना हो, या फिर ऐसा ना हो, तो आप उससे पहले आप एक VOPD कॉल पे बात कर लो, और बात करके आपको सारी गाइडेंस दे देंगे, सब कुछ बता देंगे, अकॉर्डिंगली फिर प्लान करके आप यहाँ ट्रीटमेंट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि कुछ पेशेंट्स है क्वेश्चन मैसेज कर रहे हैं, तो मैं उसका भी साइड बाय साइड आपको रिप्लाई कर रही हूँ। ओके, नेक्स्ट आकाश जी। आकाश तोमर। जी। हाँ जी मैम। हाँ जी जी मैम। सर। लो बात, बताओ। बोल। हेलो। हाँ जी सर बताइए। नमस्कार मैम। हाँ जी नमस्कार जी। मैम, मेरी शादी को 7 साल हो गए। ओके। इसमें मैम 2 बार कंसीव हुआ बच्चा। ठीक है। एक 2.5 महीने का मिसकैरेज हो गया मैम। हम्म। एक 5.5 महीने का हो गया। ठीक है। उसके बाद मैंने मैम ट्रीटमेंट से 2 ढाई साल रेस्ट दिया इसको। ठीक है।
उसके बाद फिर चलाया मैम, हम्म। उसमें टेस्ट कराए जो, हम्म। उसमें राइट साइड, उसमें राइट साइड की ट्यूब ब्लॉक आई मैम। ठीक है। और एक पीसीओडी की प्रॉब्लम है इसको, हार्मोन डिसबैलेंस। ठीक है। और कुछ? नहीं जी, बता दीजिए कुछ ट्रीटमेंट हो। लेफ्ट साइड जो है वो ओपन है? जी मैम। तो आप ट्राई कर रहे हो पिछले 5 साल से? अब 2.5 साल से कर रहे हैं मैम, 2.5 साल हो गए, दूसरा बच्चा मिसकैरेज हुआ था। इन्फेक्शन हो गया था। ओके, तो 2.5 साल से प्लान कर रहे हो पर हो नहीं रहा है क्योंकि एक ट्यूब तो ओपन है ना आपकी। जी मैम। वो ठीक है। पता हमें हमें 1 महीने पहले ही पता लगा ट्यूब ब्लॉक है मैम, टेस्ट कराया ना 1 महीने पहले डॉक्टर ने। ठीक है। ठीक है, आप ऐसा करो, आप कहाँ से बात कर रहे हो? ये बागपत उत्तर प्रदेश से मैम। बागपत तो मेरठ तो आपके पास ही पड़ता है। जी मैम। तो वहाँ हमारा जागृति विहार का सेंटर है, वहाँ डॉक्टर रुचिका से मिलना है आपको। जी। 1 मिनट। जी मैम। जागृति विहार डॉक्टर रुचिका। जी मैम। हॉस्पिटल है क्या? हाँ जी, हाँ जी। उसका नाम मैम? हिम्स हॉस्पिटल। जी। एक हमारा सबसे बड़े वाला सेंटर है वहीं मेरठ में, और एक छोटा सेंटर है। जी ठीक है। मैम। जी। तो जो छोटे वाला सेंटर है आपको वहां जाना है। ओके मैम। ठीक है। ठीक है मैम। वहां पे पेशेंट जो है हमारे शुद्धिग्राम में ज्यादातर कैंसर और वो किडनी फेलियर ये वाले पेशेंट ज्यादा होते हैं। मैं जी। इनफर्टिलिटी का पेशेंट कोशिश यही करती हूँ कि उसको मैं जागृति विहार में रेफर करती हूँ, ताकि वहां पे पेशेंट भी कम है तो आप पे फोकस ज्यादा अच्छे से हो जाता है। जी मैम। ठीक है। तो आपने ठीक यहाँ है पे मैम। टैग करके एड्रेस लिख लेना जागृति विहार का, तो वो आपको गाइड कर देंगे। ओके मैम। ठीक है। ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू। डॉक्टर निकिता, इनकी ना रिपोर्ट्स वगैरह देख के सारा गाइड करके टेस्ट करा के बाकी अगर जो कराने होंगे तभी भेजना उधर सा सीधा। ओके। नेक्स्ट क्वेरी। जसमीत जी, आप में से बहुत लोगों ने हैंड रेज किया है, काइंडली खुद को अनम्यूट कीजिए, अदरवाइज हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे आपसे। शशि जी। दिलबाग जी। यस, पुष्पा सिंह जी। हेलो। यस। हेलो। हेलो। हाँ जी मैम। नमस्ते। हेलो। नमस्ते। हाँ जी, हाँ जी मैम, बताइए। मैम, मैंने यहाँ पर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था, मई में आई थी मैं। हाँ हेलो। जी, हाँ जी, हाँ जी। मैम, सुन रही हैं आप मेरी आवाज? हाँ जी, हाँ जी, सुन रही हूँ, बताओ। मैम, मेरा लो एमएच की प्रॉब्लम थी और फाइब्रोइड्स बने हुए थे छोटे छोटे। मैं आपसे मिली भी थी, शायद आपको ध्यान पता नहीं है या नहीं है। मैं महेंद्रगढ़ से आई थी। हाँ जी। तो एक्चुअली क्या था, फिर बीच में वो वार का हो गया था, तो मेरा प्लान था 3 दिन बाद ही डिटॉक्स का। उसके हम्म। बाद ये था कि आपको जाना था कहीं बाहर 12 से 22 तक। फिर मैंने आपसे बात की, आपके जो कुलीग थे उनसे, तो उन्होंने कहा कि आपको डेट आने के बाद आना है, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद। उसके हम्म। बाद मेरे हस्बैंड बीमार हो गए मैम, वो एडमिट हो गए और 10 दिन तक वो रहे। उनको लीवर का प्रॉब्लम हो गया था और पाइल्स का। हम्म। तो उस वजह से है ना, अब काफी क्रिटिकल सिचुएशन हो गई, मैं नहीं आ पाई। और बीच में मेरे मुंह में काफी छाले हो गई, अल्सर से हो गई, खांसी जुकाम होने की वजह से। तो मैंने हॉस्पिटल का चक्कर लगता रहा, अब मैं उनके उसमें लगी रही। अब हम्म। वो थोड़े ठीक हुए हैं और मुझे डेट अब 30 तारीख को आया था, तो अब मैं कब आऊं? अब मुझे ये, और बीच में मैंने 10 दिन फिर उसके बाद दवाई बंद कर दी थी। आज मैंने आप अभी मैं आपका वेबिनार सुन रही थी, तो मैंने अभी से अब दोबारा से वो 10 दिन के लगभग की मेडिसिन बच रही है, तो मैंने वो लेनी स्टार्ट की है। अब मुझे क्या करना है ये बताइए, काफी आप आ टेंशन जाओ, में अभी भी हूँ। आ सकते हो। आजकल में 1-2 दिन में आप आ सकते हो, या मंडे आ जाओ। मंडे से स्टार्ट कर देंगे। और बीच में पीरियड्स भी आ जाएंगे तो उत्तर बस्ती भी इसी साइकिल में हो जाएगी। मैम, मैं ये कह रही थी, मंगलवार तक का उनका ट्रीटमेंट का, उनको फॉलो अप के लिए जाना था, तो मंगलवार के बाद आ जाऊं, क्योंकि उनका जो हाँ। ट्रीटमेंट चल रहा था ना। तो अब मंगलवार को फॉलो अप के लिए जाना है, उसके बाद मैं फ्री हूँ, उसके बाद आ जाऊं मैम मैं? हाँ, उसके बाद आ सकते हो।
आपको नंबर दिया होगा ना यहाँ पे क्लिनिक पे देवदास का, तो आप उस पे कनेक्ट करके आप आ जाना। हाँ जी मैम, मैंने बहुत कोशिश की और मैंने हस्बैंड को भी बोल दिया था कि मुझे अब बस अपडेट के बाद वहाँ जून में मुझे ये काम करवाना है, लेकिन पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम हुआ, काफी सीरियस हो गए, 10 दिन तक इनकी अब एडमिट रिपोर्ट्स है। मेरे को शेयर कर देना, अपने हस्बैंड की रिपोर्ट शेयर कर देना। मैम इन्होंने तो करवाया नहीं है सीमेंट टेस्ट। नहीं 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 नहीं, वैसे ही लिवर के रिलेटेड जो भी इश्यूज थे उसकी रिपोर्ट शेयर कर दो। मैम मैं अभी मैं आऊंगी बुधवार को, तो मैं हाँ इनको तो साथ लेके में आना, लेके आऊंगी। ले आना रिपोर्ट्स ले आना। मैम मैं क्या हो जाएगा क्या मेरा ट्रीटमेंट, मेरी सास वगैरह ये काफी मुझे वो कर रही हैं कि ऐसे पैसे लगा रही है, नहीं होगा ये सब, मैं काफी टेंशन में हूँ। फिर मैंने उनको सबको यही बोल दिया कि पहले मेरा जो ट्रीटमेंट चल रहा है मैं पहले उसी को वो करूंगी, मैं कोई अदर ट्रीटमेंट लूंगी ही नहीं। क्योंकि डॉक्टर्स तो मैंने आपको बताया था अपना स्टोरी, सभी ये कहते हैं कि ओपन सर्जरी करवाओ और फिर डोनर की से आईवीएफ ही होगा। और ये भी नहीं है कि ओपन सर्जरी को फिर कितना टाइम लगेगा उसको हील होने में। और मेरी मैंने एज आपको का भी बोला वो आपको तो पता फिर ही, डिले फोर्टी होता फोर ही, ईयर है। वो प्रोसेस डिले ही होता जाना है। मैम और एज भी मैंने आपको बताया था मेरी 44 है एज भी, मैंने लेकिन ये यही कि मैंने आपको कोई सर्जरी वगैरह नहीं करवाई है। मैं यही बात कह रही हूँ, एज फैक्टर भी है, बहुत सारी चीजें हैं। जो चीज नेचुरली जल्दी क्योर हो जाएगी तो नेक्स्ट फैक्टर तो हम कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं। मैम मैंने अपनी रिपोर्ट्स तो सारी आपको सेंड कर दी थी, जो हार्मोनल आपने टेस्ट करवाए थे वो एक वो दिन मैं से ना आपको। आपका एक बार केस दोबारा एक बार रिवाइज करके फिर मैं आपसे फोन पे बात करती हूँ। ठीक है मैम। ठीक है। हाँ जी ठीक है मैम, नमस्ते ओके मैम। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेरी। शशि जी। जसमीत जी। बोलो फिर। ये शशि जी बोलो आप। मैम आवाज आ रही है? हेलो, हाँ जी। शशि जी। हेलो हेलो, जी मैम। हाँ जी शशि जी बताइए। क्लास चल रही है, हम काम काम सुन रहे हैं। हाँ जी बताइए सर। आवाज नहीं। शशि जी आपने अनम्यूट किया हुआ है, आप बोलेंगे नहीं तो मुझे सुनाई नहीं देगा। जसमीत कौर जी। हेलो। हेलो। यस भावना जी। यस मैम, मैं 30 इयर्स की हूँ हाँ और जी। मुझे पिछले 8 इयर्स से पीसीओडी है। ओके। बट मेरी थायराइड, प्रोलैक्टिन ये सब तो नॉर्मल आता है, बट अल्ट्रासाउंड में सिस्ट आती थी। ठीक फ्रॉम है। पास्ट 2 इयर्स मैंने लोकली ही आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेके अपना पीसीओडी क्योर कर लिया, मतलब सिस्ट मेरी डिसॉल्व हो गई, अल्ट्रासाउंड में भी कंफर्म हो गया और हम्म मेरी ओवरीज का साइज, यूट्रस का साइज नॉर्मल हो गया। हम्म फिर मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, तो पिछले 2 साल से हम ट्राई कर रहे थे। तो हमने 2 बार नेचुरली कंसीव किया, बट फर्स्ट टाइम में 7 वीक पे बेबी की हार्ट बीट नहीं आई थी, तो मुझे डीएनसी करानी पड़ी। उसके हम्म बाद सेकेंड टाइम पे 8 वीक्स में हार्ट बीट आ गई थी, हम्म बट फिर हार्ट बीट वापस चली गई, 12 वीक की सोनोग्राफी में पता चला। हम्म तो मैम मतलब और जो मेरे बेबी का जो फीटस का जो टेस्ट हुआ था वो नॉर्मल है, मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं, जितने भी मेरे ब्लड टेस्ट हुए हैं। तो हम्म डॉक्टर को भी कोई कारण नहीं पता चल रहा कि क्यों कंसीव होता है, नेचुरली होता है, उसके बाद बेबी थोड़ा ग्रो करके फिर ग्रोथ रुक जाती है। ओके। तो अभी आपको कितने साल हो गए मैरिज को आपके? 4 इयर्स हो गए मैम। ओके। और आपका रिजॉल्व, आपका लास्ट फर्स्ट टाइम कंसीव कौन से ईयर में किया था?
मतलब टू कितने साल पहले किया था? अक्टूबर 24 में मैंने कंसीव किया था, अगस्त 24 में मैंने कंसीव किया था, और अक्टूबर 24 में मैंने डीएनसी कराई थी। उसके ठीक बाद है। जनवरी 25 में मैंने कंसीव कर लिया था, हम्म। और मैंने अप्रैल 25 में डीएनसी कराई थी। ओके, ठीक है, ठीक है, फाइन। सो आपके वाले केस के अंदर मैं बात करूं तो आपका, आपने उसके बाद कोई जेनेटिक स्टडी वगैरह कुछ करवाई है हाँ आपने? मैम, हाँ, क्रोमोसोमल टेस्ट हुए थे फीटस के। हम्म। फर्स्ट टाइम नहीं हुए थे, सेकंड वाले में हुए थे, उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं आया था। ओके। देखो, हार्ट बीट तब नहीं आती है कभी भी, या फिर अगर आने के बाद चली जाए तो दैट मीन्स आपके बॉडी में हो सकता है कोई ऑटो इम्यून कोई रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से हार्ट बीट या तो नहीं आ रही है, आने के बाद जा रही है। क्योंकि जब भी हमारे शरीर को कोई भी चीज फॉरेन बॉडी लगेगी तो वो उसकी जो ब्लड सप्लाई है उसको हैम्पर करता है, जिसकी वजह से कभी कभी हार्ट बीट आने के बाद भी वो चली जाती है, और उसके बाद मिसकैरेज और ये सब की कॉम्प्लिकेशन आती है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है यूट्रस में कोई ना कोई ब्लॉकेज है, कुछ है, तो आपने योगा जरूर करनी है। यस मैम, मैं योगा ही करती थी, जिसकी वजह से मेरा पीसीओडी ठीक हुआ था, और थोड़ी आयुर्वेदिक मेडिसिन ली थी मैंने। तो रिपोर्ट अल्ट्रासाउंड में तो बिल्कुल सिस्ट चली गई थी, और मेरे को नेचुरली पहले कंसीव नहीं हो रहा था, नेचुरली भी दोनों टाइम कंसीव हुआ है। बस हम्म। अब दिक्कत यही है कि आगे मैं क्या प्लान करूँ या क्या ट्रीटमेंट लूँ, जिससे कंसीव होने के बाद वो 9 महीने सरवाइव करे बेबी। आपको ना इम्यूनिटी के लिए कुछ ट्रीटमेंट्स करानी चाहिए, डिटॉक्स कराना चाहिए, और अलोंग विद यूट्रस को स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ मेडिकेशन लेनी चाहिए, और योगा मस्ट है। ठीक है। ओके मैम। और इफ ओके। पॉसिबल थोड़ा बहुत रनिंग स्टार्ट करो आप। ओके मैम। रनिंग, साइकिलिंग। अगर आप हाँ। प्रॉपर साइकिलिंग नहीं कर सकते हो तो बेड पे लेट के या जमीन पे लेट करके भी आप थोड़ा बहुत 10-15 मिनट डेली की साइकिलिंग स्टार्ट करो। ओके मैम। मैम, ये जो आप ट्रीटमेंट कह रहे हैं वो मैं हम्म। यहाँ से हिम्स से ले सकती हूँ? हाँ, ले सकते हो। आप कहाँ से बात कर रहे हो? जयपुर। हाँ, तो आप जयपुर से ले सकते हो। ओके मैम, ठीक है। एक्चुअली मुझे एक और चीज पूछनी थी। जब से मैंने कंसीव किया था, लोगों के 9th मंथ में पाँव में सूजन आती है, बहुत ज्यादा पाँव साइज में बढ़ जाते हैं, मेरे तो फर्स्ट डे से ही था मैम। ओके, तो आपने अपना यूरिन प्रोटीन चेक करवाया था? हाँ मैम, सब नॉर्मल था। कभी कभी हो जाता है, हो सकता है कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन हो, इसी वजह से मिसकैरेज हो गया हो। तो हाँ। अभी जब आप जयपुर जाओगे ना, उससे पहले आप डॉक्टर निकिता से बात कर लेना। हम आपके बेसिक टेस्ट पुराने भी देख लेंगे, करंट भी करवा लेंगे, कुछ अल्ट्रासाउंड्स वगैरह भी करवा लेंगे कि कोई और कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ रही, और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स को भी हम चेक करेंगे। तो ओके। इफ एवरीथिंग गोज फाइन तो ही हम आगे के लिए प्रोसीड करते हैं। अगर हमें लगता है कोई कॉम्प्लिकेशन है तो हम उसको रेक्टिफाई करने के बाद फिर कंसेप्शन प्लान करेंगे। अभी अभी रिसेंट मिसकैरेज हुआ है जनवरी में। जनवरी में हुआ है, फरवरी? अप्रैल मैम, अप्रैल अप्रैल में। में। हाँ, तो यस मैम। अभी एकदम से कंसीव मत करना, कम से यस कम फोर मैम। मंथ्स का 5 मंथ्स का गैप दे देना। ओके मैम, ठीक। वो जो स्वेलिंग है मेरे लेग में, वो मेरी अभी भी नहीं जा रही है आफ्टर माय डीएनसी ऑल्सो। मैं पाँव हम्म। लटका के रखती हूँ, तो वो तो कुछ आप इमीडिएट उसका कुछ रिलीफ के लिए बता सकते हैं? आप ऐसा कर सकते हो, तेज गर्म पानी करके 40 डिग्री तक आपने उसमें कमर तक बैठना है। ओके। ठीक है, उसको स्टार्ट करो, और हल्का फुल्का आप मसाज ले सकते हो। थोड़ा सा तिल के तेल को गर्म करके पैरों से लेके कमर तक मसाज ले सकते हो, तो वो भी ओके मैम। आपको बेटर करेगी। और जो आप थैंक यू। पानी में बैठोगे उसमें थोड़ा सेंधा नमक डाल लेना, ओके, थैंक यू तो वो मैम। कहीं ना कहीं स्वेलिंग को भी रिजॉल्व करेगा। और टेम्परेचर जो पानी का है, इट शुड बी 40 डिग्रीज। ओके। ठीक है। और बाकी जो योगा और जो चीजें मैंने बताई है, साइकिलिंग और ये सब, आप स्टार्ट करो। और मिल्क प्रोडक्ट्स कुछ टाइम के लिए बंद कर दो। ओके इसके मैम। अंदर लस्सी दही तो स्ट्रिक्टली बंद कर देना। ठीक है मैम। ठीक है। ओके। ओके। थैंक यू। आप @ करके डॉक्टर निकिता कर दो, तो हम आपका पुराना सारा केस करके देख के स्टडी करके तो ही फिर मैं आपको आगे जयपुर के लिए भेजूंगी। डायरेक्टली आप नहीं जाना, पहले आप बात करना, उसके ठीक है। बाद जाना, ताकि केस हम ओके। डायरेक्टली उनको बताएं और फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। ओके मैम। ओके, थैंक यू। थैंक यू। सो आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए, और एक मेजर क्वेश्चन जो है एक पेशेंट ने किया था कि भाई MRKH सिंड्रोम अगर है किसी पेशेंट को तो उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है। देखो, ये एक ऐसा सिंड्रोम है जिसके अंदर यूट्रस जो है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होता, वजाइना भी प्रॉपरली किसी फीमेल में
डेवलप नहीं होती, और ये हजारों में से या लाखों में से कोई एक फीमेल को होता है। और इस केस के अंदर हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, या तो आप सरोगेसी प्लान कर सकते हो अगर किसी के ओवरीज फंक्शनिंग है तो। देखो मेन है हमारे को अब नेचुरली कंसीव करना, इसमें पॉसिबल नहीं होता। इसके लिए तो यूट्रस ही नहीं है, तो आप कंसीव नेचुरल नहीं कर सकते। यूट्रस नहीं है मतलब वो डेवलप्ड नहीं है प्रॉपरली, तो ऐसे केसेस में हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। बट हाँ, आजकल सरोगेसी ऑप्शन है, और अगर उसमें आपका ओवरीज फंक्शनिंग है, फॉलिकल अच्छे से बन रहे हैं, एग अच्छे से मैच्योर हो रहा है, तो आप उसको आप प्लान करके आप सरोगेसी प्लान करो। नेचुरल इस चीज में जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि होना नहीं है, तो इसमें ज्यादा सोचने की ही बात नहीं है। टू बी वेरी क्लियर, वंस इन अ कोई 1000 लाख्स में किसी को होता है, इसमें हमें फोकस करना है। इसके साथ मैं एक और केस डिस्कस करूंगी, जिसमें कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके जो है यूट्रस तो होता है, कंप्लीट सब कुछ होता है, पर वो ग्रो नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमारे पास प्रॉब्लम ये आती है कि फीमेल्स को पीरियड्स ही नहीं आते। एक दो बार आते हैं और उसके बाद पूरा सालों साल उनको पीरियड्स ही नहीं आते। उस केस में बहुत टफ हो जाता है नेचुरली पहले तो पीरियड्स लेके आना। तो उस केस में भी हम कोशिश यही कहते हैं कि भाई अगर नेचुरली करके अगर आ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर उनके लिए भी यही ऑप्शन होता है सरोगेसी, या फिर अगर उनके जो है फॉलिकल अच्छे बन रहे हैं तो फिर आईवीएफ को हम उसमें कंसिडर कर सकते हैं, उस वाले केस में। ठीक है, बट अगर मैं एमआरकेएच की अगर बात करती हूँ, तो इसके अंदर हमारा जो है कोई भी आईवीएफ काम नहीं करता। इसके अंदर मेनली आपका सरोगेसी के थ्रू ही प्लान होगा, बट मतलब आपको सरोगेसी ही एक ऑलमोस्ट ऑप्शन है जो बेस्ट लगता है मेरे को, जो हमें कर लेना चाहिए। तो इस केस में बिना सोचे आपको आगे प्रोसीड करना चाहिए सरोगेसी की साइड। इसके साथ ही हम आज का जो सेशन है उसको कंप्लीट करते हैं। आई होप कि आप लोगों को जो है काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और बहुत सारी क्वेरीज भी हमने जो हैंडल करी, और जो जो मैंने आपको स्टेप्स बताए, आई होप कि आप सब लोग उसको फॉलो करोगे। और कुछ भी अगर आपको क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप अपना फ़ोन नंबर अपने नाम के साथ और अपनी प्रॉब्लम आप लिख सकते हो। तो डॉक्टर निकिता, उनकी टीम, वो सब लोग आपके साथ कनेक्ट करेंगे। अगर आपको लगता है कि मुझसे या फिर डॉक्टर मिताली, अगर उनसे भी आपको कोऑर्डिनेट करना है या उनसे भी बात करनी है, तो आप उनके साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। आई थिंक नेक्स्ट नेक्स्ट सैटरडे में आपके साथ में और सारी क्वेरीज के साथ आऊँगी। बहुत सारी क्वेरीज अभी हैं, सेरोजिन सिंड्रोम वगैरह ये सब इनके साथ ही। सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, सबके सॉल्यूशंस होते हैं, ऐसा नहीं है। और ऐसे केस के अंदर कंसीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या कंसीव कर चुके हैं उसके बाद की कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, कैसे हैं, तो वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। अगर आपके कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हो मैसेज में, तो डॉक्टर निकिता बात करके आपको रेजोल्यूशन देंगी, उनकी टीम रेजोल्यूशन देगी। अदरवाइज अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो आप @ करके आप मेरा नाम लिख सकते हो, तो आपकी वीओपीडी हम लोग प्लान करा के फिर हम आगे प्रोसीड कराएंगे। ओके डॉक्टर निकिता, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू मैम, थैंक यू।